नमस्कार श्रोताओं, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुमित सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। श्रोताओं, आज के इस रेडियो टॉक में मैं आप लोगों के समक्ष हमारे बीए और एमए पाठ्यक्रम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके उपस्थित हूँ, जो है आपका लोक प्रशासन की प्रकृति एवं क्षेत्र। तो श्रोताओं, लोक प्रशासन की प्रकृति एवं क्षेत्र के संबंध में समझने से पहले मैं आप लोगों से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में चर्चा करना चाहूँगा और आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि एक्चुअल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या। तो श्रोताओं, अगर हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है आपका लोक और दूसरा है प्रशासन। अगर हम लोग प्रशासन की बात करें तो प्रशासन बेसिकली क्या होता है, जब दो या दो से अधिक लोग किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठित होके या एकजुट होके प्रयास करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रशासन कहते हैं। अगर हम लोग गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य होता है, जो विधेयक जो पास होते हैं, जो अधिनियम बनते हैं, उनको क्रियान्वित करने का इनका उद्देश्य होता है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है। अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर की बात करें, प्राइवेट सेक्टर्स का जो मेन उद्देश्य होता है वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है और प्रॉफिट कमाना होता है। अगर हम लोग व्यक्तिगत कार्यों को भी इसमें देखें तो कभी-कभी अगर दो या दो से अधिक लोग व्यक्तिगत कार्य, तो वैसे कंपनीज़ के भी कार्य भी होते हैं। अगर हम लोग कंपनीज़ के इतर भी कुछ प्रशासन का उदाहरण देखने का प्रयास करें, तो जब किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मान लीजिए 2 या 2 से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, आपका प्रशासन के अंतर्गत आएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे चूँकि लोक प्रशासन की बात कर रहे हैं, तो लोक से तात्पर्य यहाँ पर किससे है? सरकार से, अर्थात पब्लिक से यहाँ पे तात्पर्य किससे है? सरकार से है। तो सरकार जो एडमिनिस्ट्रेशन करती है, वही क्या है, आपका लोक प्रशासन है। अब श्रोताओं, हम लोग बात करेंगे लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में। अगर हम लोग लोक प्रशासन की प्रकृति के संबंध में चर्चा करें, तो लोक प्रशासन की प्रकृति को समझने के लिए हमको दो दृष्टिकोण के माध्यम से इसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है आपका इंटीग्रल व्यू अर्थात एकीकृत दृष्टिकोण, और दूसरा है आपका मैनेजरियल व्यू अर्थात प्रबंधकीय दृष्टिकोण। इंटीग्रल जो दृष्टिकोण है आपका, वो ये कहता है कि किसी भी संगठन के अंतर्गत ऊपर से लेके नीचे तक जो भी एम्प्लॉय कार्य करते हैं, जो भी आपके कर्मचारी कार्य करते हैं, चाहे वो प्रबंधकीय ग्रेड के हों या क्लर्कियल ग्रेड के हों या मैनुअल वर्क करने वाले एम्प्लॉय हों या क्लर्क वो पियोन हो, तो आपके जो भी एम्प्लॉय आते हैं ऊपर से लेके नीचे तक, अर्थात प्रबंधक से लेकर आपके पियोन तक, वो उनके उन सभी के कार्यों को किसका कार्य बोला जाता है? प्रशासन का कार्य बोला जाता है। अर्थात प्रशासन की प्रकृति ऐसी है कि मैनेजरियल जो नेचर के वर्क होते हैं और जो पियोन के नेचर के वर्क होते हैं, वो सभी किस में आते हैं? आपके प्रशासन के कार्य के अंतर्गत आते हैं। अर्थात प्रशासन का जो कार्य है वो ऊपर से लेके नीचे तक पूरा इस प्रकार से फैला हुआ है। उसके अंतर्गत, उस संगठन के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी लोग आते हैं। इसके जो समर्थक हैं, मेन जो इसके विचारक हैं, वो है आपके एल डी वाइट और डिमॉक। ठीक है? अगर हम लोग इसको और रिफाइन करके एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करें, तो रेलवे डिपार्टमेंट में क्या होते हैं, रेलवे मंत्री होंगे, ठीक है, और रेलवे बोर्ड के अधिकारी होंगे, इंजीनियर होंगे, स्टेशन मास्टर होंगे, टिकट कलेक्टर होंगे, ठीक है, गार्ड होंगे, ड्राइवर होंगे, सफाई कर्मी होंगे। ये सभी मिलकर एक रेलवे प्रशासन का निर्माण करते हैं। जो आपका एकीकृत व्यू है वो ये बोलता है कि रेलवे मंत्री से लेकर सफाई कर्मचारी तक सभी का कार्य क्या है? प्रशासन का कार्य है, और ये सभी मिलकर रेलवे प्रशासन का निर्माण करते हैं। अगर हम लोग शिक्षा विभाग की बात करें, तो शिक्षा मंत्री, सचिव, डायरेक्टर, स्कूल निरीक्षक, ठीक है, प्रधानाचार्य, शिक्षक, ठीक है, और आपके क्लर्क, चपरासी, सभी का योगदान होता है, और इन सभी के कार्यों को हम शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रशासन के कार्य बोल सकते हैं। अगर और रिफाइन करके इसको समझने का प्रयास करें, तो आप लोगों के समक्ष में पुलिस प्रशासन का एग्जाम्पल रखना चाहूँगा। पुलिस प्रशासन, चूँकि हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं पुलिस प्रशासन का। तो पुलिस प्रशासन में बेसिकली क्या होते हैं, अगर हम लोग ऊपर से लेके नीचे तक
देखने का प्रयास करें तो आपके डीजीपी होते हैं, फिर एडीजी, फिर आपके आईजी, फिर डीआईजी, फिर एसएसपी, एसपी, एएसपी, उसके बाद डीएसपी, ठीक है, एसएचओ, एसआई, ठीक है, और एएसआई, उसके नीचे हेड कांस्टेबल, फिर कांस्टेबल। और पुलिस विभाग के अंतर्गत भी क्लर्कियल स्टाफ होते हैं, ड्राइवर, कुक, गार्ड, और ये भी एम्प्लॉय होते हैं। तो एकीकृत व्यू क्या कहता है कि आपका सभी के कार्य, डीजीपी से लेकर जो गार्ड और कुक हैं, इन सभी के कार्य किसके कार्य कहलाएंगे? प्रशासन के कार्य कहलाएंगे, ठीक है। तो आपका रेलवे प्रशासन में बेसिकली सॉरी, रेलवे प्रशासन का एग्जांपल दिया मैंने आपको, फिर शिक्षा विभाग का एग्जांपल दिया मैंने आपको, फिर आपको मैंने क्या कहते हैं, पुलिस विभाग का एग्जांपल दिया। तो ये बेसिकली हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ऊपर से लेके नीचे तक जो भी एम्प्लॉय हैं आपके, उनके कार्य एकीकृत जो दृष्टिकोण है वो ये कहता है कि ऊपर से लेके नीचे तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कर्मचारी कार्य करते हैं, उन सभी के कार्यों को किसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत गिना जाएगा? आपका प्रशासन के अंतर्गत गिना जाएगा। अब जो मैनेजरियल व्यू क्या कहता है? मैनेजरियल व्यू यह कहता है कि नहीं, ऊपर से लेके नीचे तक जो भी कर्मचारी हैं, सिर्फ उनके कार्य को प्रशासन के कार्य नहीं कहा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रबंधकीय कार्यों को प्रशासन के कार्य कहा जाएगा। अर्थात योजना बनाना, ठीक है, संगठन, लोगों को संगठित संगठित करना, निर्देशित करना, ठीक है, और उनमें समन्वय स्थापित करना, ठीक है, और उसमें क्या कहते हैं, उन समन्वय स्थापित करने के साथ साथ उनको नियंत्रित करना। तो जो मैनेजरियल जो कार्य है, ठीक है, मैनेजरियल कार्य में क्या 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 आते हैं? आपका योजना बनाना, लोगों को मतलब कर्मचारी को संगठित करना, उनको उनको निर्देशन देना, ठीक है, उनमें समन्वय स्थापित करना, उनको उनको नियंत्रित करना, उनके कार्यों को नियंत्रित करना। तो ये सारे कार्य, अर्थात जो ये कार्य करेगा, ठीक है, जो प्रबंधकीय कार्य करेगा, सिर्फ उसी के कार्यों को हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि वो प्रशासन के कार्य हैं, ठीक है। और इसके जो समर्थक विचारक हैं वो हैं आपके लूथर गुलिक और आपके हर्बर्ट साइमन, ठीक है। जो विद्वान इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं वो हैं आपके लूथर गुलिक और हर्बर्ट साइमन। अब हम लोग उदाहरण के रूप में फिर से हम लोग चर्चा करें तो अगर हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपके डीजीपी हो गए, डीजीपी से नीचे एडीजी हो गए, एडीजी से नीचे आपके आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी, और एसपी, ठीक है, एएसपी, और आपके डीएसपी, ठीक है। तो डीएसपी स्तर तक के डीएसपी स्तर तक के जो अधिकारी होंगे वो आपके किसके अंतर्गत आएंगे? वो आपके प्रशासन के अंतर्गत आएंगे। अर्थात इनका जो कार्य होगा, डीएसपी तक के अधिकारियों का जो कार्य होगा वो किसके अंतर्गत आएगा? आपका वो आपके प्रशासन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और अगर हम लोग रेलवे डिपार्टमेंट की बात करें तो रेलवे डिपार्टमेंट में आपके रेलवे मंत्री हो गए, चेयरमैन हो गए, जोनल जनरल मैनेजर हो गए, प्लानिंग यूनिट्स के जो अधिकारी हैं वो हो गए, वो जो भी मतलब रेलवे डिपार्टमेंट में भी जो प्रबंधकीय स्तर तक के जो अधिकारी होंगे वो आपके किसके अंतर्गत आएंगे? आपके प्रशासन के अंतर्गत आएंगे। अर्थात उन्हीं का जो कार्य होगा, जो भी प्रबंधकीय अधिकारी हैं उन्हीं का जो कार्य होगा, जो वो कार्य करते हैं वो किसके अंतर्गत आएगा? वो आपका प्रशासन के अंतर्गत आएगा, अर्थात उनके कार्यों को ही प्रशासन कहा जाएगा। तो ये आपका बेसिकली जो मैनेजरियल दृष्टिकोण था ये बताने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे हम लोग ये समझ गए कि प्रशासन का जो नेचर है वो या एकीकृत है कि प्रबंधकीय है। अगर हम लोग एकीकृत की बात करें तो उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सभी एम्प्लॉई के कार्यों को प्रशासन कहा जाएगा। अगर हम लोग मैनेजरियल की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ प्रबंधकीय कार्य जो अधिकारी जो कर रहे हैं उन्हीं के कार्यों को प्रशासन कहा जाएगा, ठीक है। तो एकीकृत का जो समर्थन कर रहे थे वो आपके थे एल डी वाइट एंड डिमॉक जैसे विद्वान एकीकृत दृष्टिकोण का समर्थन कर रहे थे। और वहीं जो आपके प्रबंधकीय दृष्टिकोण का जो समर्थन कर रहे हैं वो हैं आपके लूथर गुलिक और हर्बर्ट साइमन जैसे विद्वान प्रबंधकीय दृष्टिकोण का समर्थन कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है।
तो लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में अगर हम लोग चर्चा करें तो इसके भी लोक प्रशासन के क्षेत्र को भी समझने के लिए हमको विभिन्न दृष्टिकोण के माध्यम से लोक प्रशासन के क्षेत्र को समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संकुचित दृष्टिकोण की। जो नैरो व्यू है, जो संकुचित दृष्टिकोण ये कहता है कि लोक प्रशासन के जो कार्य हैं वो केवल कार्यपालिका के कार्य हैं। जैसे सरकार के अंग के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो सरकार के 3 अंग होते हैं। एक है आपका कार्यपालिका, दूसरा है विधायिका और तीसरा है आपका न्यायपालिका। तो जो संकुचित दृष्टिकोण ये कहता है कि प्रशासन का जो क्षेत्र है वो सिर्फ कार्यपालिका तक ही सीमित है। अर्थात कार्यपालिका ही प्रशासन करती है। तो लोक प्रशासन अर्थात जो लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वो आपका कार्यपालिका तक सीमित है और कार्यपालिका ही लोक प्रशासन करती है। ठीक है। और ये दृष्टिकोण कहता है कि सिर्फ नीति क्रियान्वयन ही लोक प्रशासन का हिस्सा है। नीति क्रियान्वयन ही लोक प्रशासन का कार्य है। अर्थात नीति क्रियान्वयन तक ही लोक प्रशासन सीमित है। इसमें किसी भी प्रकार से नीति निर्माण सम्मिलित नहीं है। अर्थात ये संकुचित दृष्टिकोण ये बोलता है कि प्रशासन का कार्य सिर्फ और सिर्फ नीति क्रियान्वयन है। इसके जो प्रमुख विद्वान वो हैं आपके हर्बर्ट साइमन, लूथर गुलिक जैसे विद्वानों ने संकुचित दृष्टिकोण का समर्थन किया। और इसके अंतर्गत इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे व्यापक दृष्टिकोण की। और व्यापक दृष्टिकोण ये कहता है कि लोक प्रशासन सिर्फ कार्यपालिका तक ही सीमित नहीं है। इसका जो क्षेत्र है सिर्फ कार्यपालिका तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विधान पालिका और न्यायपालिका के भी कार्य इसके अंतर्गत सीमित है। अर्थात नीति निर्माण से लेकर नीति क्रियान्वयन और नियंत्रण तक इसके मतलब इसके कार्य जो लोक प्रशासन के कार्य हैं वहाँ तक ही इसका क्षेत्र विस्तारित है। अर्थात जो भी कार्य आपकी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका करती है वो सभी किसके क्षेत्र हैं? आपके लोक प्रशासन के क्षेत्र हैं। नीति निर्माण, क्रियान्वयन और सरकार के तीनों अंगों के कार्य, ठीक है, क्या हैं? आपके प्रशासन के क्षेत्र हैं, अर्थात प्रशासन के कार्य हैं। इसके जो आपके जो इसके समर्थक विचारक थे वो हैं आपके निग्रो, एल डी वाइट एंड विलोबी एंड मार्क्स। ठीक है। तो ये आपका क्या था? ये आपका व्यापक दृष्टिकोण था। सबसे पहले हम लोग बात की संकुचित दृष्टिकोण की जो सिर्फ कार्यपालिका तक संबंधित था। उसके बाद हमने व्यापक दृष्टिकोण की बात की जो कि ना सिर्फ कार्यपालिका बल्कि न्यायपालिका और विधायिका तक विस्तारित था। अब हम लोग बात करेंगे जो तीसरा दृष्टिकोण है वो है पोर्ट्सकॉर्प। पोर्ट्सकॉर्प दृष्टिकोण ये बोलता है कि जो लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है, जो क्षेत्र है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? पोर्ट्सकॉर्प तक सीमित है। अर्थात लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र पोर्ट्सकॉर्प तक ही सीमित है। और पोर्ट्सकॉर्प बेसिकली एक आपका सात लेटर से बन के एक लेटर के द्वारा बना हुआ एक शब्द है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो पोर्ट्सकॉर्प को अगर हम लोग तोड़ने का प्रयास करें तो इसमें पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर ड्राफ्टिंग, सी ओ को यहाँ पे कंबाइंड किया गया है। तो सी फॉर कोऑर्डिनेटिंग और आर फॉर रिपोर्टिंग एंड बी फॉर बजटिंग। तो इसको और रिफाइन करके हम लोग समझने का प्रयास करें तो पोर्ट्सकॉर्प की जो अवधारणा थी वो आपके लूथर गुलिक ने दी थी। तो अगर हम लोग इसको और रिफाइन करके समझें तो सबसे पहले पी फॉर प्लानिंग मतलब योजना बनाना, किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाना। अब उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपने पहले एक वेलफाइन स्ट्रक्चर बना लिया, योजना बना ली। उसके बाद आप क्या करेंगे? कर्मचारियों को भर्ती करेंगे क्योंकि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए फिजिकली और फिजिकली रिसोर्स भी चाहिए और ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, संगठन बनाएंगे। ठीक है। संगठन के तहत आप एक फिजिकली स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर स्टाफिंग करेंगे। स्टाफिंग के अंतर्गत आप फिजिकली स्ट्रक्चर तो आप ऑर्गेनाइजिंग के तहत बनाएंगे, उसके बाद स्टाफिंग के तहत आप कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे। ठीक है। फिर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्हीं कर्मचारियों को आप निर्देशन देंगे और कार्यों का दायित्व देंगे और उनको बताएंगे कि किसको और कौन से कार्य करने हैं और किस प्रकार से करने हैं। उसके बाद उन सभी में समन्वय स्थापित करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग का कार्य करेंगे, कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है। और उसके बाद उन सभी कार्यों की रिपोर्टिंग भी आवश्यक है। तो
तो वो सभी जो भी टास्क दिया जाएगा, जो भी कर्मचारी हैं, जो भी उस संगठन के सदस्य हैं, वो रिपोर्टिंग करेंगे। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो पोस्टकॉर्प का जो आखिरी लेटर है, बी बी फॉर बजटिंग। बजटिंग बेसिकली इन सभी कार्यों को करने के लिए जो आपका जो मेन रिसोर्स जो मनी है, जो मनी को किस प्रकार से हम इस्टेब्लिश करें और किस प्रकार से उसको मैनेज करें, किस प्रकार से हम मनी का उपयोग करेंगे और वो क्या कैसे कैसे पैसा आएगा और उस पैसे का किस प्रकार से उपयोग किया जाएगा, तो उस माध्यम से बजटिंग भी बहुत ही आवश्यक है। तो बेसिकली जो पोस्टकॉर्प के क्षेत्र के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, जो पोस्टकॉर्प दृष्टिकोण में, वो पोस्टकॉर्प के माध्यम से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड रिपोर्टिंग एंड बजटिंग के माध्यम से बताई गई है इस दृष्टिकोण के अंतर्गत। अब जो हमारा आखिरी दृष्टिकोण है वो है आपका आदर्शवादी दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण में ये बताया गया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अर्थात लोक कल्याणकारी कार्य ही क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य है। ठीक है। तो गवर्नमेंट जो प्रशासन करती है, ये जो दृष्टिकोण है ये कह रहा है गवर्नमेंट जो प्रशासन करती है वो बेसिकली वेलफेयर के लिए ही करती है, आम जनता की भलाई के लिए करती है, आम जनता के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करती है कि वो उनको दो वक्त की रोटी अच्छे तरीके से मिल पाए, वो अच्छे तरीके से रह पाएँ। ठीक है। और उनको उनको रहने की जगह मिले, पहनने के लिए कपड़े मिले। ठीक है। और हेल्थ फैसिलिटीज़ मिले। ठीक है। और एजुकेशन अच्छा मिले। ठीक है। तो इसके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी बढ़ावा देती है गवर्नमेंट। और कल्याणकारी राज्य के तहत स्कूलों की भी स्थापना करती है। और आपका आपका स्कूलों के साथ साथ हॉस्पिटल भी इस्टेब्लिश करती है। और भी बहुत सारे ही कल्याणकारी कार्य करती है, उद्योगों को बढ़ावा देती है, जिससे वो अपने आम जीवन के जो रोजी रोटी और कपड़ा और मकान, ये सारी ही आवश्यकताएं पूरी कर सके, उसके लिए सहयोग प्रदान करती है। तो ये बेसिकली जो आखिरी दृष्टिकोण ये कहता है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है, आदर्शवादी, अर्थात वेलफेयर ही उसका क्षेत्र है। अर्थात वो जनता के वेलफेयर के लिए कार्य करती है। तो श्रोताओं, आज के इस रेडियो टॉक में हम लोगों ने हमारे पाठ्यक्रम बीए और एमए के पाठ्यक्रम के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को समझने का प्रयास किया। उम्मीद है कि हमारे समस्त श्रोताओं और लर्नर्स को ये रेडियो टॉक, ये लेक्चर पसंद आया होगा। और श्रोताओं, इसी तरीके के और भी ज़्यादा पाठ्यक्रम से संबंधित रेडियो टॉक और लेक्चर लेके मैं आप सभी के समक्ष समय समय पे उपस्थित होता रहूँगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।